नमस्कार। आज अपनी प्रश्नावली है प्रश्नावली 10.3 और ठोस आकारों का चित्रण से संबंधित है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न अपने को दिया गया है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने को यहाँ ये बहुफलक के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। देखो बहुफलक क्या है। देखिए बहुफलक एक ऐसा ठोस है, ठीक है, जो चार या अधिक भुजाओं से बनता है। जैसे अपन इस आकृति को देखें तो एक बहुफलक है जो चार या अधिक भुजाओं से बना हुआ है। तो अब अपने को पहला ऑप्शन दिया गया है तीन त्रिभुज। क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जब बहुफलक ही चार फलकों से अधिक फलकों से मिलकर बनता है तो तीन त्रिभुजों से फलक नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा है चार त्रिभुज। क्या चार त्रिभुजों से बहुफलक बन सकता है। बिल्कुल चार त्रिभुजों से बहुफलक बन सकता है। देखो ऐसा कैसे है कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, तो उस त्रिभुज से अपन क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार के चार त्रिभुज अपने पास हैं, तो चार त्रिभुजों को आप एक साथ खड़ा कर दें तो उनके सिर को मिलाकर आप एक बहुफलक बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको पास खड़ा कर दें तो ये बिल्कुल एक बहुफलक की तरह अपने क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। अपन ये कहेंगे कि चार त्रिभुजों से मिलाकर एक बहुफलक बन सकता है, ठीक है, क्योंकि चार या अधिक फलक होने पर ही क्या बनता है, बहुफलक बनता है। अगला अपने को इसमें दिया गया है एक वर्ग और चार त्रिभुज। देखो ऐसा भी संभव है कि एक वर्ग हो और चार त्रिभुज तो भी हो जाएगा। कारण कि चार त्रिभुज है, उनके नीचे वाले भाग पर क्या रख दिया जाए, एक आधार वर्ग रख दिया जाए, तो शेष चारों त्रिभुज है वो इसके चारों भुजाओं की तरफ रखकर एक आकार बहुफलक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुफलक क्या होता है। देखिए बहुफलक ठोस है जो चार या चार से अधिक फलकों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो तीन त्रिभुजों से ये नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो, ठीक है। और अपने को संकेत दिया गया है कि आप एक पिरामिड के बारे में विचार कीजिए। देखिए हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई भी बहुफलक कब संभव है, जब उसमें फलकों की संख्या चार या अधिक हो, ठीक है। तो जहाँ तक पिरामिडों की बात है तो पिरामिड में फलक चार से अधिक होते हैं, तो ऐसा संभव है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ यह तभी संभव है जब फलकों की संख्या चार या चार से अधिक हो, तो ऐसा संभव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रिज्म है। ये अपने को चार आकृतियां दी गई है, इनमें से कौन कौन आकृति ऐसी है जिसे हम प्रिज्म का दर्जा दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रिज्म एक ऐसा बहुफलक है जिसकी दो फलक समांतर तल में सर्वांग सम होती है और उसकी अन्य फलकें समांतर होती है। यानी प्रिज्म कोई ऐसी आकृति है जिसकी देखिए ऊपर वाली और नीचे वाली सतह, ठीक है। यानी कहाँ की, जैसे ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये देखिए ये तीन सतह है या तीन फलक मान लीजिए इसकी साइड की, और ये नीचे भी क्या है, फलक है। तो इस प्रकार इसके ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो प्रिज्म एक बहुफलक है जिसकी दो फलक समांतर तल में यानी ऊपर और नीचे के तल में सर्वांग सम होती है, यानी बिल्कुल समान होती है, तथा जिसकी अन्य जो फलकें, जो साइड में फलकें हैं, ये आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म बनता है, ठीक है। तो जहाँ तक अपन इस प्रश्न में दिए गए चित्रों की तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि ये पेंसिल है, ठीक है। जो पेंसिल है उस पेंसिल को आप देखो, इस पेंसिल का जो
ये ऊपर और नीचे का बिना हुआ सिरा है वो एक जैसा है, तो वो क्या होगा, ये सर्वांग सम बहुभुज है, ठीक है। और इसी प्रकार ये साइडों की सतह वो आपस में समांतर फलकें हैं, एक जैसी हैं, तो ये प्रिज्म है। इसी प्रकार जब इस बॉक्से को देखेंगे तो इसके नीचे और ऊपर की फलक सर्वांग सम होंगी। कैसी होंगी, सर्वांग सम। तो ये भी क्या होगा, ये एक प्रिज्म होगा, क्योंकि इसकी अन्य फलकें बराबर होती है। लेकिन जहाँ तक कील की बात करें, कील की ये तल वाली सतह एक जैसी नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। इसी प्रकार कागज पर रखने का जो भार दिखाया गया है, ये नीचे तो वर्गाकार, ऊपर बिल्कुल सिर मिल गए त्रिकोण से, तो ये एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ संकेत जैसे मेरे नीचे दिया भी है इसका, कि हम जैसे बात करें, ये देखिए, जैसे पहला हमने प्रश्न देखा था कि 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज या 1 वर्ग और 4 त्रिभुज क्या बहुफलक हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये देखेंगे, पहले का उत्तर, ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर है, उसका आंसर है। हम जानते हैं कि बहुफलक एक ठोस होता है, और जो 4 या अधिक बहुभुज फलकों से इस प्रकार घिरा होता है कि इसकी 2 फलकें एक किनारे पर मिलती है, तथा 3 या अधिक किनारे एक शीर्ष बिंदु पर आकर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए एक बहुफलक के फलक 3 त्रिभुज नहीं हो सकते, लेकिन एक बहुफलक के 4 त्रिभुज हो सकते हैं, और एक बहुफलक के 1 वर्ग और 4 त्रिभुज संभव है, ऐसा हो सकता है। तो ये यहाँ हमारे पास कौन सा हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमें जो पूछा गया था, वो क्या पूछा गया, वो हमें पूछा गया कैसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो, बिल्कुल, यानी फलकों की संख्या 4 या उससे अधिक हो, ठीक है। तीसरा हम ये पूछ लिया गया कि ये कौन सी चीज़ें हैं, वो प्रिज्म है। तो इसके बारे में अपने को पता है कि प्रिज्म एक बहुफलक है जिसकी 2 फलक क्या होती है, समांतर तल में सर्वांग सम होती है और बहुभुज हैं, तथा जिनकी अन्य फलक समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अब कील प्रिज्म नहीं है, क्योंकि उसका जो 2 फलकें जो समांतर तल में है वो सर्वांग सम नहीं है। एक बिना छिली पेंसिल एक प्रिज्म है, क्योंकि इसकी 2 फलकें समांतर तल में सर्वांग सम है और अन्य फलकें समांतर हैं। कागज पर रखने का भार प्रिज्म नहीं है, क्योंकि उसकी जो 2 फलकें समांतर तल में सर्वांग सम नहीं है। और इसी प्रकार एक बॉक्स प्रिज्म है, क्योंकि इसकी 2 फलकें समांतर तल में सर्वांग सम बहुभुज है और अन्य फलकें क्या है, समांतर है। चौथा प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे होते हैं। तो ध्यान रखें, एक प्रिज्म है वो बेलन तब हो जाता है जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या 1 से अधिक हो जाती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पेंसिल है, उस पेंसिल के आधार की जो भुजाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जाए तो वो धीरे धीरे बेलन का रूप ले लेती है। इसी प्रकार पेंसिल में करीब करीब 6 फलक होती है, नीचे वाली 6 भुजाएं होती है, वो षटकोण की आकृति में है, और प्रिज्म वही लगभग चतुष्कोण की आकृति में होता है। तो चतुष्कोणों को 6 कोण, 8 कोण या 10-12 अधिक से अधिक भुजाओं में बढ़ाते रहे तो वो क्या हो जाएगा, एक बेलन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे होते हैं। देखो, एक पिरामिड होता क्या है, देखो पिरामिड में क्या होगा, पिरामिड का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये नीचे की जो पिरामिड की स्थिति है वो ध्यान रखें चतुर्भुज के आकार की होती है, ठीक है, वर्गाकार मान लो, उसके चारों भुजाओं पर क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक पिरामिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार पिरामिड का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, वो देखिए, ये स्थिति देख लो आप, ये अपने को पिरामिड की स्थिति दी गई है, ठीक है। तो नीचे वर्गाकार है, ऊपर चारों भुजाओं पर त्रिभुजाकार स्थिति है, लेकिन नीचे जो वर्गाकार स्थिति है उसके आधार की भुजाओं की संख्याएं मान ले 4 से 6, 8 बढ़ती जाए तो धीरे धीरे किस प्रकार रूप ले लेगा, ये गोलाकार रूप ले लेगा। और जब ये गोलाकार रूप ले लेगा तो ये आप जानते हो कि ये क्या बन जाएगा, ये एक शंकु की आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। यानी पिरामिड है वो शंकु तब हो जाएगा जब उसके आधार की भुजाएं हैं उनकी संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 5वां, क्या एक वर्ग प्रिज्म
और एक घन एक ही होते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक वर्ग है वो प्रिज्म और एक घन एक नहीं होते, क्योंकि घन है वो घनाभ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फलकों की संख्या 4 से अधिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ग प्रिज्म है वो एक घन हो, वो घनाभ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी समांतर भुजाएं हैं वो समांतर माप की होती हैं, जैसे माप की होती हैं, और समरूप तल वाली एक जैसी होती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि घन हो, वो घनाभ भी हो सकता है। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है कि इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक तो आवश्यकता पड़ेगी आयलर सूत्र क्या होता है उसकी। ठीक है, तो पहले तो आयलर सूत्र अपने को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए आयलर एक वैज्ञानिक हुआ है, गणितज्ञ है, उसने कहा था कि कोई भी बहुफलक है, उस बहुफलक में जितनी फलक है उस फलक में उसके शीर्षों की संख्या जोड़ दी जाए। ठीक है, और उसमें से किनारे घटा दिए जाएं तो उसका मान 2 आता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी बहुफलक में फलकों और शीर्षों की संख्या का योग, फलकों और शीर्षों की संख्या का योग हमेशा किनारों से 2 ज़्यादा होता है। तो अब अपन अगर इसी चीज़ को देखें, जैसे ये आकृति अपने को दी गई है। ठीक है, इस आकृति को, पहली आकृति को देखकर अपन पता कर रहे हैं कि ये पंचभुजीय आकृति है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली ये भुजाएं हैं वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फलक है इसकी, तो कुल फलक इसमें क्या हो गई, 7 फलक हो गई है। फलक कितनी हैं, 7 है। इसी प्रकार जब फलक 7 हैं तो हमें इस पे देखना पड़ता है शीर्ष। देखो शीर्ष क्या होता है, जहाँ 3 फलक मिलेगी उस भाग को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो हम देख रहे हैं इस आकृति में ये शीर्ष कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 फलक हैं, 7 फलक हैं, जिसमें ऊपर और नीचे का पंचभुज हो गया, और बाकी इसके 5 चारों तरफ के जो 5 हैं वो आयताकार से अपने को चतुर्भुजाकार से दे रखे हैं। ठीक है, तो फलक 5 ये 2 ऊपर नीचे के 7 फलक हैं। लेकिन शीर्ष की बात करें तो 3 किनारे जहाँ मिलेंगे वो शीर्ष है, तो 5 अपने को शीर्ष ऊपर दे रखे हैं, तो 5 नीचे भी क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आकृति है, इस आकृति के अंदर क्या हुआ, इस आकृति के अंदर हमें पहले ये देखना है कि हम क्या देखें, F + V बराबर E - 2। ठीक है, यानी F की संख्या हमारे पास यहाँ क्या आई है, देखो F यानी फलक हमारे पास कितने हैं, 7, और दूसरी बात हमारे पास जो शीर्ष की संख्या है वो कितनी आई है, 10। ठीक है, तो इनका योग क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब ये बराबर कितने हैं, 17 में से हम क्या घटाएं, 2, तो हमारे पास मान क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि किसी भी बहुफलक के अंदर, ठीक है, फलक और शीर्ष का योग है वो किनारों से 2 ज़्यादा होता है, तो फलक और शीर्ष का योग हमारे पास क्या आया, 17 आया। अभी 17 में से क्या घटाएं, 2, क्योंकि इन दोनों का योग किनारों से 2 ज़्यादा है, तो किनारे ई से दिखाए जाते हैं, वो इस सूत्र के अनुसार क्या आ गए, 17 आ गए। अब उनमें से 2 घटाएंगे तो उनका योग किनारों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ स्थिति सही है कि F + V बराबर E + 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये यहाँ दिखाएंगे कि फलक की संख्या 7 है, शीर्ष की संख्या 10 है, दोनों की हुई 17, उसमें से 2 घटाया तो आया 15। इसका मतलब F + V बराबर E + 2 होता है। ठीक है, तो ये जो हमने एक सूत्र है वो इसके लिए तैयार किया है। ठीक है, अब दूसरा हमें चित्र दे रखा है, हम उसकी तरफ देखें। जैसे ये अपने को दिया गया, इसमें देखो एक शीर्ष ये रहा, ठीक है, बाकी ये 4 शीर्ष रहे। ठीक है, तो अब ये 4 शीर्ष ऊपर है तो 4 नीचे भी है, तो इसका मतलब V जो शीर्ष दिखा रहे हैं वो कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। लेकिन जब फलकों की संख्या देखेंगे तो 4 तो ये फलक हैं, 4 ये फलक हैं, 1 नीचे वाली फलक है, तो फलकों की संख्या भी हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ फलकों की संख्या भी हमारे पास 9 हो रही है। ठीक है, तो अब फलक और शीर्ष का योग होगा
ठीक है, वो किनारों से कितना ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयलर का सूत्र है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ई है उसमें जब हम किनारे देखेंगे, देखो जहाँ 2 फलक मिलेगी वो किनारे हैं, तो नीचे वाले भाग में जब 2 किनारे मिलते हैं तो 4 तो ये हो गए, ठीक है, 4 और 4 ये साइडों वाले हो गए, तो ये भी कितने हो गए, यहाँ 4 ये, 4 नीचे वाले, 4 ऊपर वाले, 4 ये और 4 ये ऊपर वाले। इस प्रकार टोटल किनारों की जब संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ किनारे बैठ रहे हैं 16, कितने बैठ रहे हैं 16। तो यहाँ f की संख्या अपने पास कितनी आई, f बराबर 9, v बराबर कितनी आई 9 और किनारों की संख्या कितनी आ गई, बराबर 16। ये अपने को इस चित्र में दिया गया मान है, ठीक है। अब देखो f प्लस v, आयलर के अनुसार f प्लस v होता है, तो बराबर f और v का मान कितना है 9 9 और वो अपना मान हुआ 18, ठीक, कितना हो गया 18। अब देखो इसी प्रकार e प्लस 2 तो बराबर 16 प्लस 2 और ये मान भी कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब f प्लस v, ठीक है, बराबर e प्लस 2, ये आयलर के सूत्र का सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ आयलर के सूत्र की स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ये अपने हुए कौन से प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 तक अपना ये प्रश्न हुआ है। 7वां प्रश्न है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो इस आयलर के सूत्र में अपने को फलक, शीर्ष और किनारे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ अपने को फलक की संख्या पता नहीं है, ठीक है, यानी अपने को फलक पता नहीं है, शीर्ष पता है और किनारे पता है। तो हम देखिए क्या करेंगे, पहला अपना सूत्र क्या होता है, f प्लस v बराबर e और माइनस 2, ये अपना सूत्र है, ठीक है। या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ e प्लस 2 जो कि आयलर के अनुसार दिया गया है, बराबर का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ में प्लस करना पड़ेगा। अब अपन देख रहे हैं कि हमारे पास f यानी फलक का मान नहीं है, जो कि हम f से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब f का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो हमें पता है कि v पक्षांतरण होकर उधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, f बराबर हम क्या करेंगे e प्लस 2 और माइनस आ जाएगा v, ठीक है। तो f जब ज्ञात करेंगे जो हमारे पास नहीं है, बराबर e की मात्रा अपने को दे रखी कितनी, e अपने पास दिए गए किनारे, e मतलब किनारे 12, सूत्र के अनुसार 2 हम जोड़ देंगे और v का मतलब यहाँ क्या है 6 है, यानी शीर्ष किनारे शीर्ष जहाँ 3 किनारे मिलेंगे, 3 फलक मिलेंगे वो शीर्ष है। किनारों की संख्या 12, उसमें 2 जोड़ दिया हुआ 14 और हमारे पास शीर्ष की संख्या दे रखी है 6। तो यहाँ देखिए f बराबर क्या आएगा, यहाँ f बराबर आ जाएगा 8, कारण कई ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 14, 14 में से 6 गया तो ये अपने पास आ गया 8। तो यहाँ पहले में क्या हो जाएगा, फलक की संख्या 8 हो जाएगी। अब देखो दूसरा अपने पास फलक दे रखी है 5, ठीक है, फलक कितनी है, यानी फलक 5 है। वही सूत्र अपने को लगाओ, f प्लस v बराबर e प्लस 2, ये हमारे पास समीकरण बन गई। f का मान अपने को दिया गया है 5, ठीक है, क्या दिया गया है 5 दिया गया है और v अपने पास यहाँ दिया नहीं गया और यहाँ e का मान अपने को दिया गया 9 यानी किनारे और ये आ गया 2, ठीक है। जब हम v ज्ञात कर रहे हैं, v ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 और 2 को तो जोड़ देंगे जो समीकरण के पश्चात है और 5 उधर ले जाके इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखिए v बराबर क्या आएगा, 9 और 2 11 है, 11 में से क्या घट जाएगा, 5 घट जाएगा, ठीक है, और 5 घटेगा तो अपने पास v का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार यहाँ शीर्ष की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए अगला फलक अपने को दिया गया है 20 और शीर्ष है 12, ठीक, किनारे ज्ञात करने हैं, यानी तीसरे में हमको क्या ज्ञात करना है, किनारे। सूत्र अपना वही लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, f प्लस
v बराबर e प्लस 2, ये अपना हो गया आयलर का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ अपने को जो दी गई है उस राशि को हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ अपने को देखिए किनारे नहीं दिए गए, तो हमें इस बार किनारा ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। ये हमने लिया ई, तो हमें गणना ज्ञात क्या है, हमें ई ज्ञात करना है। ठीक है, और बाकी हमें एफ भी दे रखा है और हमें वी भी दे रखा है, और हमें केवल घटाना क्या है, उसके अंदर हमें ये घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए ई ज्ञात करने के लिए हमारे पास शीर्ष की संख्या क्या हो गई, 20 है। शीर्ष की संख्या क्या दे रखी है, 20, और हमें यहाँ फलक की संख्या 20 है और शीर्ष की संख्या है 12। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 30। ऐसा कारण क्या है, ये इस कारण से है कि हम जानते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 2 माइनस का आना चाहिए। ठीक, हमने यहाँ प्लस का लिखा है, माइनस का आएगा, कारण कि अब हमारे पास फलक और शीर्ष दोनों दिए गए हैं। फलक भी दे रखा है, शीर्ष भी दे रखा है, और हम जानते हैं कि ई में से जब 2 घटाएंगे तब ये दोनों समीकरणें बराबर होंगी। तो हम एफ और वी जब जोड़ेंगे उसमें से 2 घटेगा तो ई का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ ई का मान क्या आएगा, ई का मान 30 आ जाएगा। 8वां प्रश्न है, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो पहले आप देख लो कि आयलर क्या कहता है। आयलर अपने को जो कहता है उस बात पर अपने को गौर करना है। ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है, क्या किसी बहुफलक के ये हो सकते हैं? तो देखो, किसी बहुफलक के लिए अपन आयलर सूत्र लिखेंगे, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2, ये मान होना चाहिए। फलकों की संख्या अपने को दी गई है, कितनी दी गई है, 10। वी का मतलब है शीर्ष, उसकी संख्या दी गई है 15, और ए की संख्या दी गई किनारे यानी 20, और ये सूत्र का हो गया 2। यानी बराबर का ये समीकरण कहता है कि दोनों तो संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इधर तो ये संख्या आ गई अपने पास 25, और इधर ये अपने पास संख्या आई 22, तो ये यहाँ मना हो जाएगा, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो हम इसको काट देंगे यहाँ से। ठीक है, यानी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते। इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त होता है।